बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दो चीज़ों पे मैं आज बात करना चाहूँगा जी। नंबर वन, व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग एट द हिल जी, एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक पाकिस्तान और यूएस रिलेशंस। और उसमें मैं बात ये भी ज़रूर करूँगा क्योंकि टैरिफ की बहुत बात होती है और टैरिफ लगे हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ बहुत लगाए हैं मुख्तलिफ ममालिक पे, और उसके बाद निगोसिएशंस भी होते रहे, फिर जनाब वो कट डाउन होके कम होते रहे। सो व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया, और वहाँ पे हिल के जो वहाँ पे डिसीजंस लिए गए रिसेंटली, उसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे या ट्रेड पे, लेट मी पुट इट दिस वे, उस पर मैं डिटेल में जाना चाहूँगा। इसके साथ साथ एक यहाँ पे जो इस्लामाबाद के अंदर साजिशों का गढ़ है इस्लामाबाद, लेट मी पुट इट दिस वे, और यहाँ पे जनाब जब साजिशें होती हैं तो कोई भी हुकूमत बनती है तो उसके बनने के फ़ौरन अगले रोज़ ही यहाँ पे बातें शुरू हो जाती हैं कि ए हुकूमत जड़ी ना 3 महीने पूरे नहीं करेगी। ठीक है, सो ये नॉर्मल रूटीन है, मुझे 35-36 साल हो गए ये कहानियाँ सुनते हुए, लेकिन देन अगेन उसमें कोई ना कोई साजिशों का गढ़ इस्लामाबाद है जैसे मैंने कहा, और यहाँ पे जनाब साजिशें शुरू हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई साजिशें जो होती हैं उसमें कोई अमल दखल भी उनका होता है। अमल दखल से मुराद मेरी ये है कि कॉरिडोर्स ऑफ पावर में पहले रोज़ से जो भी हुकूमत बनती है उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में कहा जा रहा है जनाब कि ये हुकूमत जो है ये अपना टेन्योर पूरा नहीं करेगी। असेंबलीज की बात मैं नहीं कर रहा, टेन्योर की बात कर रहा हूँ, इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ। इसमें कितनी सदाकत है देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अच्छे वज़ीर आज़म के तौर पे अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पे जनाब अमल दरामद कर रहे हैं, जो भी उनके सामने चीज़ें आती हैं। लेकिन चाहे शुगर का प्रॉब्लम हो, चाहे जनाब शुगर का प्रॉब्लम से मुराद मेरी बीमारी नहीं है, शुगर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि शुगर इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, गंदम के जनाब यहाँ पे इश्यूज़ हो, वो जो इश्यूज़ हैं वो सामने हैं और लोगों के सामने है। अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है लोगों में और हर बंदे को पता चल जाता है कि शुगर इंपोर्ट क्यों हुई, एक्सपोर्ट क्यों हुई, कितने लोगों को अरबों खरबों का फ़ायदा हुआ, और इसके साथ साथ इसी तरह गंदम जो है उसके क्या इश्यूज़ हैं और उसमें जनाब जो किसान है उसके साथ जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इस वक्त वो उसके साथ क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब फैज़ रहमान साहब वॉइस ऑफ अमेरिका से, DC से मेरे साथ मौजूद हैं, हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी से, शौकत बसरा साहब PTI से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले ज़रा तकलीफ़ देना चाहूँगा फैज़ साहब को, फैज़ रहमान साहब को, क्योंकि मैं ज़रा DC की तरफ पहले जाना चाह रहा हूँ। तो फैज़ साहब, व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग एट द कैपिटल हिल जी व्हेन इट कम्स टू लाइक टैरिफ? और टैरिफ की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी रिसेंटली जो टैरिफ लगा इंडिया और पाकिस्तान पे, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है और इंडिया को क्या फ़ायदा है, पहले तो इस पर हमें ज़रा थोड़ा सा एजुकेट कर दीजिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, इट्स गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम। टैरिफ्स का जो मामला है वो तो जाहिर है कि एक अमेरिका के जो अक्सर इस वक्त शहरी हैं वो यही समझते हैं कि ये हमारे लिए एक तरह का टैक्स है और यहाँ पर उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी और पूरी दुनिया पे उन्होंने लगा दी हैं। और ज़ाहिर आपने देखा कि इंडिया के साथ सख्त नाराज़ लगते हैं ट्रम्प साहब, और 25% टैक्स उन्होंने न सिर्फ लगाया बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सी पाबंदियाँ भी आयद करना शुरू कर दी हैं। शायद आपके नाज़रीन को मालूम हो कुछ 7 डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिन पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं अमेरिका की तरफ से। ये वो कंपनियाँ हैं जो ईरान के साथ बिजनेस करती हैं, खुसूसन ऑयल के हवाले से। तो इस वक्त जो भारत का मामला है वो बिल्कुल एक डिफरेंट उसका पर्सपेक्टिव, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। वो सिर्फ टैरिफ्स ही नहीं बल्कि जो एक बिगड़ते हुए हालात हैं। मेरा ख्याल है कि मैं एक तवील अरसे से ऑलमोस्ट 40 साल से ज़्यादा यहाँ रहता हूँ और मैंने आज तक इस किस्म के हालात भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में नहीं देखे और सख्त तशवीश पाई जाती है। और चूँकि इसके अलावा जो एक ऑन टॉप ऑफ इट ये देखिए कि इस वक्त जो भारतीय लॉबी है यहाँ पर वो भी अपने असर और नफूस के लिहाज से उरूज पर है। इस वक्त उनके बहुत अहम तरीन लोग अहम तरीन ओहदों पर शामिल हैं। यहाँ पर उनके अकेडमिया में बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंस है, थिंक टैंक्स, लॉबिंग ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उसके बावजूद हालात में इतनी अबतरी आना ज़रूर कोई ना कोई हर इसमें ऐसी बात है जो हम पूरी तरह नहीं भी जानते, लेकिन लगता यही है कि ट्रम्प साहब
प्राइम मिनिस्टर मोदी से कुछ पर्सनल मामलात में भी कुछ नाराज हैं। तो ये हुआ। अब देखिए पाकिस्तान से क्या फ़ायदा उठा सकता है राना साहब, देखिए मैं ये समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान का मामला ये है कि यह पाकिस्तान पर डिपेंड करता है, हमारी अपनी कैपेसिटी पर, हमारी अपनी इस्तिताअत पर, कि हम जो हमारे लिए जो चीज़ें पेश की जा रही हैं हमारे सामने, हम उनका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। देखिए 19% जो टैरिफ्स है वो यानी भारत के साथ 6% का डिफरेंस, वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और हमें बहुत सी इसमें जो है ट्रेड ऑफर्स हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो हो सकती हैं, लेकिन असल अब मसला ये है कि हम क्या, हमारी झोली इतनी बड़ी है, हमारा अपना दामन इतना बड़ा है कि हम जो कुछ यहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल है उन सब को समेट सकते हैं। फैज साहब, आई गॉट अ पिक्चर ऑफ इट, ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आप भी हैरान हैं कि इतनी एवरीथिंग इज़ लाइक हंकी डोरी बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त एज ऑफ नाउ। बट मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखें, देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच, ठीक है, बिल्कुल वो तो आप भी समझते हैं, आप 40 साल से वहाँ रह चुके हैं और मेरा भी आना जाना लगा रहता है, तो मुझे थोड़ा सा, हम लोगों को थोड़ा फेयर आइडिया है, आज शायद आम आदमी को इतना पता ना हो, सो गिव एंड टेक चलती है। तो व्हाट इज देयर इन फॉर अस, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स? बिल्कुल, ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मुनासिब सवाल है कि आखिर ये सब कुछ, ये इतनी मेहरबानियाँ, इतना इल्तिफात जो आपकी तरफ दिखाया जा रहा है, उसकी क्या वजह? देखिए एक तो एक मोटी वजह जो है, बिल्कुल सामने जो नज़र आने वाली वजह है, वो तो यही है कि चूँकि वो इंडिया के साथ जो कुछ हुआ, खुसूसन जो मई की जो जंग हुई, जो मार्का हुआ, और उसमें जो पाकिस्तान को जिस तरह से बरतरी हासिल हुई और भारत ने अपने आप को जिस तरह से एक्सपोज किया। देखिए अगर इसको थोड़ा सा, अगर आप एक पर्सपेक्टिव इसका ये है, कॉन्टेक्स्ट के, भारत को चाइना के खिलाफ काउंटर बैलेंस के तौर पर प्रॉप किया जा रहा था, और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि टोटल ख़त्म हो गया मामला, क्योंकि इन्होंने बाकायदा वाइट हाउस की वेबसाइट पर लिखा है कि चाइना हमारी मेन एडवर्सरी है और उसके ख़िलाफ़ हम भारत को प्रॉप कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, ताकि न सिर्फ खत्ते में बल्कि आलमी तौर पर भी वो उसको काउंटर कर सके, एक बैलेंस क्रिएट कर सके। उस जंग में जब पाकिस्तान ने जो कारकर्दगी रही, और उसके बाद फिर यहाँ के जो दौरे हुए और उनके जो मामलात हुए, उसके बाद लगता ये है कि वो जो है, आपको भी शेर व शायरी से काफ़ी दिलचस्पी है, बड़ा मशहूर शेर है कि भरम खुल जाए जालिम तेरी क़ामत की दराजी का, अगर इस तुर्रे पेचो खम का तुर्रे पेचो खम निकले। तो वो इनके तुर्रे पेचो खम का तुर्रे पेचो खम निकल गया भारत का। यानी यहाँ अब ये एक एहसास जागुज़ी हो गया है कि भारत वो काम नहीं कर सकता जिसके लिए हम इसको तैयार कर रहे थे। ये बिल्कुल एक क्लियर एक वो है। अच्छा, फिर उसके अलावा वहाँ वाक़ईतन थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा फैज साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू ओवर हियर। देखिए वो यहाँ पे एक चीज़ तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई कि अपने आप को, इंडिया जो था अपने आप को मार्केट करता रहा पूरी दुनिया में फ्रॉम द लास्ट लाइक सो मेनी ईयर्स, कि वही एक मुल्क है जो यहाँ पे हेजमनी क्रिएट कर सकता है इस रीजन में, ठीक है। और वो अगर वो नहीं हुआ, वो तो 3 घंटे और 45 मिनट में वो सारी कली खुल गई, ठीक है जी, उसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। सो मिलिटरीली इंडिया जो है वो उसने ये बाय कर लिया है, बल्कि पूरी दुनिया ने बाय कर लिया है कि जिसको हम पिच करते रहे इस रीजन में अगेंस्ट चाइना, और या फॉर दैट मैटर इस पूरे रीजन में कि जनाब वो हेजमनी क्रिएट कर लेगा, वो नहीं कर सका, ठीक है। वो 3 घंटे 45 मिनट में सब चीज़ें सबके सामने वाजे हो गई। अब वो ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखें जो बात आप कर रहे हैं और जो बात हमें समझ आ रही है कि वो अभी भी उसको डिच नहीं कर रहा है सच इंडिया को, अमेरिका, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, उसकी एक लंबी डिबेट हो सकती है, बट देन अगेन फिर इस रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए कौन सा मुल्क है जो जिस पे हाथ रखा जा सकता है? लेट मी पुट इट सो, मतलब कि अगर हमसे एक्सपेक्ट किया जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल दैट इज पॉसिबल। सो नहीं, देखिए, हाँ सही राना साहब, देखिए
اس کا دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی خود اپنی یہ خواہش نہیں ہے کہ پاکستان اس خطے میں کوئی نمبر 1 ایک مین پلیئر کے طور پر عمل کرے. ظاہر ہے کہ خود ہماری اپنی نہ صرف مجبوریاں ہیں بلکہ ہماری اپنی جو انٹرنل ڈومیسٹک جو ایکویشنز ہیں، ضروریات ہیں، اس کے تحت ہم یہ پاسبل بھی نہیں سمجھتے. یہ خود جو یہاں جن لوگوں سے میری جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، خود ہمارے جو اپنے ڈپلومیٹس وغیرہ ہیں، تو ان کے نزدیک بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھارت کو ڈسپلیس کر کے پاکستان بالکل ایک نمبر 1 پوزیشن پر اپنے آپ کو رکھے. یہ ایک کلیئر کٹ ان کی پوزیشن ہے. اچھا اب یہ آپ کا سوال کہ اگر چائنا کو بھارت کاؤنٹر نہیں کرے گا تو پھر کون کر سکتا ہے، تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہیں. ظاہر ہے یہ تو خود امریکنز خود بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات اور جو ابھی آپ نے جو ایک فری لنچ والی جو بات کی تھی، اس میں یہ بھی ہے بھارت کے لیے کہ بھارت کے ساتھ ابھی جو معاملات چل رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی قوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 4th لارجسٹ اکانومی ہے، دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو پاکستان کو جو اس وقت آگے بڑھایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، تو وہ ابھی دیکھیے اب یہ بھی قدرت کے بھی عجیب و غریب کھیل ہوتے ہیں. یعنی وہ بھارت کا ہوا بنا کے چائنا کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب میرا خیال یہ ہے کہ اب پاکستان کا ہوا دکھا کر وہ بھارت کے ساتھ مختلف معاملات پر ایک بہتر ڈیلز چاہتے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے اور جس طریقے سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ دنیا کے ایون دیکھیے جاپان کے ساتھ کیا ہوا. جاپان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب وہ ڈیل وغیرہ باقاعدہ وائٹ ہاؤس میں پریس میں کے ذریعے انہوں نے سامنے پہلے ٹویٹ کیا، پھر پریس کے سامنے بتا دیا کہ ڈیل ہو گئی. کچھ جاپنیز کو معلوم نہیں ہے، ان سے جب پوچھا گیا بھائی اس کے کیا حال احوال اور تفصیلات کیا ہیں اس ڈیل کی، کچھ بتائیے، تو ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہاں یہ جو نمبرز جو ٹرمپ صاحب پیش کر رہے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے. تو یہ کوئی ایک غیر معمولی بات نہیں ہے اس ایڈمنسٹریشن کے لیے. لیکن یہ دیکھیں ایک بات بہرحال ہے، پاکستان کو اندری حالات انڈر دی سرکمسٹانسز میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر ایک سچویشن میں ہے پاکستان. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ہم اپنا نکما پن اگر تھوڑا سائڈ پر رکھ کر اور جو ڈومیسٹک جو معاملات ہیں اس کو صحیح طور پر ڈیل کر کے بحیثیت قوم اپنے جوانوں کے لیے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھانا چاہیے، اور اسی پر توجہ ہونا چاہیے. لیکن اپنا نکما پن ظاہر ہے اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے فیض صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، بہت بہت شکریہ. اب ذرا پولیٹیکل سائیڈ پہ چلتے ہیں جی. اور حسن مرتضیٰ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جناب فریش الیکشنز کرائے جائیں. اب فریش الیکشنز کے لیے کیا تیاری ہو سکتی ہے؟ فریش الیکشنز کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل اینڈ واٹ از دا سٹینس آف پیپلز پارٹی کی؟ بہت شکریہ جناب رانا صاحب. رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ فریش الیکشن دے وچ تے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کسی ٹائم ہی اگر کنسنسس ہو جان تو فریش الیکشن ہو جانے چاہیے نے. تمام سٹیک ہولڈرز اگر ایک پیج تے نے، لیکن اگر الیکشنز کروا بھی لے جاندے نے تو کیا انہوں دے ریزلٹس کوئی تسلیم کرے گا؟ جویں 2024 دے ریزلٹس نے کچھ لوگ وہ تسلیم نہیں کرتے، کچھ 2018 دے نہیں کرتے، کچھ 2013 دے نہیں کرتے، تو کوئی نہ کوئی آدمی تے وکٹم بھی ہوندا ہے. کوئی شکست نو ٹائم گین کرن لئی یا پاس کرن لئی بہانہ بھی بنا لیتا ہے. تو اس لیے میں نہیں لگتا کہ آن والا الیکشن بھی جڑا ہے ان دے ریزلٹس نو بھی تسلیم کیتا جائے گا. ٹھیک ہے، ان دے لیے پہلے الیکشن ریفارم ول سانو جانا چاہیے، ایک گرینڈ ڈائلاگ ول جانا چاہیے. ساریاں جماعتاں نو اپنا سیاسی کردار جڑا ہے وہ ادا کرنے دی ضرورت ہے. اسی میرا خیال ہے کافی دور چلے گئے ہیں اپنی وزاداری تو، اپنی روایات تو، اپنے سیاسی اساس تو. اسی ساری روز کی سطح تے بنیاد تے دوریاں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک سیاسی ویکیوم تسی کہہ سکتے ہو وہ ہے اس ملک دے اندر. فقدان ہے روابط دا، آپس دے وچ بہ کے گل بات کرن دا. میرا خیال ہے انہاں چیزاں نو ٹھیک کرنے دی ضرورت ہے. اس تو بعد ہی کسی بھی فریش الیکشن دے رزلٹ یا نتائج جڑے نے وہ قابل قبول ہون گے. ادروائز وہ بھی ایک بس ایک ایکٹیویٹی دی شکل ہی ہوئے گی.
ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਵਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਠੀਕ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ राणा साहब, ਵਾਸਤੇ? मेरी आपकी बात का जवाब हम इन राइटिंग ले आए हैं। ये बात आप तो कहना है रेडी हैं, हम इन राइटिंग लेकर आए हैं। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਆइस ब्रेकिंग होएगी किस तरह? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ। आपको याद होगा कि यही बात आप जैसे दानिश्वर और बहुत सारे साफ़ी ये कहते थे, सियासतदान भी कहते थे कि अल्टीमेटली रास्ता आप सियासतदानों से बात करेंगे तो रास्ता वहाँ से निकलेगा। अब राणा साहब मुझे बताइए कि जिन लोगों के पास ये इख्तियार नहीं है कि हम इनसे डायलॉग शुरू करें, ये हमारी इमरान खान ਤੇ सबसे ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, तो why have you राणा raised साहब, all these once points? again हम क्यों इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, फेडरेशन की वाहिद जमात है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो केपी में हो रहा है, उसका एक ही हल है कि फौरी तौर पर यहाँ पर आइन 1973 की बहाली हो, और उनके साथ हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। इनसे ये पूछ लें कि ਤੁਸੀਂ इनके ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਕੰਟਰਡਿਕਟਿੰਗ ਯੂਰ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਨਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਪਾਸ- ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ- ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਾਣਾ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਵਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੋ, ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਛੱਡੋ, ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਛੱਡੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਛੱਡੋ। ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ establishment ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? establishment ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं? establishment से हम ये कह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट न करना क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि ताकत और इख्तियार का मंबा उनके पास है। वाहिद हल जो है एस्टैब्लिशमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਸੇਇੰਗ। Yes. ਜੀ ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਅਫਵਾਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। तो डायरेक्टली फिर अफवाजे पाकिस्तान नाल ही गल करन ना, ਉਹ ਅਗਰ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DGPR ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, KP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਸਕਰੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਸਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਾਂ ਸਿਵਾਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਹੱਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਫਵਾਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ।
ਠੀਕ ਭਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ? ठीक है जी, हूँ जवाब राणा दियो साहब, जी। अगर हमें ये चाहिए कि हमें हुकूमत मिल जाए, हमें इख्तियार मिल जाए 8 फरवरी को, तो हमें 2/3 आवाम ने मेजॉरिटी दे दी थी और यही पीपल्स पार्टी चल कर गई थी कि आए हमारे साथ हुकूमत बना लें। पूछ लें इनके बड़ों से। पीपल्स पार्टी आई थी पीपल्स आपके पार्टी पास? चल कर गई थी कि आए आपके पास, आज भी इसके बावजूद कि आपका मैंडेट छिना है, आपके पास 2/3 मेजॉरिटी आए हमारे साथ मैं हुकूमत इत्थों ही गल शुरू करांगा, तुसी इत्थे ही ब्रेक लाओ, मैं इहदा जवाब ले ला जी। बनाए। लेकिन राणा साहब मैं बात नहीं नहीं पूरा बड़ी करांगा, लंबी बात नहीं मैं छोटा ही एक जवाब लाऊंगा। जिस पीपल्स पार्टी चल के गई थी जी पीटीआई के पास के हुकूमत बनाते, बसरा साहब जी चल के गई थी, हम गए थे कि आप आए, लेकिन उस वक्त इन्हें पता था कि हमारे पास कोई हल नहीं है। ठीक हम मुल्क को आगे लेके नहीं चल सकते। ठीक। हम इस मुल्क को दिवालिया करने के लिए IMF को खत लिख चुके हैं। इन्होंने जवाब हम की इस दिता मुल्क सी, को इन्होंने कोई कमजोर हामी नहीं करने भरी के सी, है लिए ना? दहशतगर्दों के रास्ते नहीं, हमवार मैं बताता कर हूं, जवाब चुके दिया हैं। है। हम तालिबान को दावत दे चुके हैं कि आओ, रास्ता बड़ा हमवार है और आप आके इक़्तिदार पे कब्जा करो। ये अब बात सारी क्लियर हो गई। चीजें कर चुके थे, इसलिए इन्होंने हुकूमत नहीं ली थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि 2018 के अंदर नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, क्यों उसको हुकूमत नहीं दी गई थी? अच्छा, उस वक्त ठीक। क्यों जहांगीर तरीन के अच्छा, जहाज भर भर के आए थे और क्यों खुश हुए थे? आज जमहूरियत की बातें हो रही हैं। ठीक। 2024 के अंदर ये इस काबिल नहीं थे कि हुकूमत चला सकते। इन्हें पता था कि हम पहले बड़ा बुरी तरह पिट चुके हैं। हम ये सिर्फ ये चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर ऐसी अनारकी रहे, इंतशार रहे और इस हुकूमत को और इन मुल्क बचाने वाले लोगों को ठीक है बस करके उनकी करैक्टर असैसिनेशन करके उन्हें छुट्टी करवाई जाए मुकम्मल तौर पे और हम इसराइल के और इंडिया के एजेंडे पे काम कर सकें। ये इनके उस टाइम अच्छा चलो ਹੁਣ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ अच्छा ਤੁਸੀਂ। पहले मैंने उम्मीद है कि तुसी मैंने अनइंटरप्टेड सुनोगे। मैं अनइंटरप्टेड सुनागा, लेकिन जिथे इंटरप्ट करा करांगा, लेकिन मेरी गुजारिश पहले ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हुकूमत बनाने से उसी का जवाब देने लगा। अगर हमें हुकूमत अजीज होती, वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल से निकालना मकसूद होता, हमने ओहदे लेने होते, कोई सदर होता, कुछ मकसूद नहीं है। सुने 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 मतलब आपको वज़ीर मतलब कि इमरान खान को रिहा कराना मकसूद नहीं है। बात सुन लें, तो हम इनकी ऑफर को कबूल करके आज वज़ारत उज़्मा भी हमारी होती। हमारा ये इशू ही नहीं, हमारा इशू ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये तो एक ही थाली के चट्टे वट्टे, अखबार मुस्लिम लीग नून हो, खा पीपल्स पार्टी हो, जवाब ये की सब दिता सी इन्हां नूं। क्या हमने इनको कहा था कि अगर तुहाडे नाल ये हुकूमत बनानी है तो ना बेहतर है कि असी बिल्कुल हुकूमत नहीं बनावांगे। हम हुकूमतों के लिए, इमरान खान जेल में नहीं है। ये आपने पीपल्स पार्टी को जवाब दिया था, पार्टी आपके पास आई। हाँ जी, पीपल्स पार्टी को जवाब दिया था कि आप और नून लीग एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, दोनों ने मैंडेट हमारा डाका मारा है, इसलिए आपके मिल के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। हाँ, हमें 2/3 मेजॉरिटी अवाम ने दी थी, हम हुकूमत बनाते। आज जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, कोई बसरा साहब कोई चीज़ ऐसे सामने आई थी आप लोगों के जब आप इलेक्शन ख़त्म हुए थे और आपके पास या आपकी पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन हुई थी या फैसला लेने के कोई करीब पहुंच गए थे आप इस चीज़ पे कि जनाब आप असेंबलियों में ना जाएं? देखें, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी राय थी और कुछ दोस्तों और की भी राय थी, 60,000 वोटों से मैं इलेक्शन जीता हूँ अहमद जनरल ज़िया-उल हक के बेटे से। मेरे समेत अगर मियाँ नवाज शरीफ जिसके नाम पे नून लीग सियासत करती है, वोट मांगती है, अगर वो डॉक्टर यास्मीन आरशी से हार गया तो मुझे बताएं इनका बंदा जीता कौन है। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमें इस जाली निज़ाम का और जाली असम्बली का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमारे तो कहा था कि हम असेंबली में ना जाएं। अच्छा। हमारे अंदर एक सोच मौजूद थी कि नहीं, हमें सिस्टम के अंदर रहकर, ये जो इस वक्त आइन का बेड़ा गर्क हुआ है, जो अदालतों का बेड़ा गर्क हुआ है, जो इस पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, हम अंदर बैठ के सारा कुछ करेंगे। बसरा साहब एक सवाल है, सवाल सुन दे जो नाल ताड़े सी सवाल। तो अगर ये सोच आपकी अब थी इलेक्शंस के बाद, एक सोच ये थी कि असेंबलियों में जाएं और सिस्टम के अंदर रहें, एक सोच आपकी थी कि जनाब हमें असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए, भी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, यही बात है ना? तो फिर जब आपकी हुकूमत गई थी तो उस वक्त इसका मतलब है जो आप लोगों ने असेंबलियों से बाहर निकले थे तो वो आपको नहीं निकलना चाहिए था? नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं निकलना चाहिए था, बिल्कुल निकलना चाहिए था। आपको हुकूमतें अपनी गिरानी चाहिए थी, पंजाब की भी और नहीं सर, केपी की। इसलिए हमें तो पता था कि पाकिस्तान में आइन मौजूद है। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमारे साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। हमें ये जो विसाखियाँ दी गई हैं, कभी MQM की शक्ल में, कभी BN की शक्ल में, इसलिए राणा साहब हमारा मौक़िफ़ आज भी यही है
کہ اب میں آپ کو اپنے اسمبلی سے نکلنے کی بات کی ہے، میں بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے کل بھی یہ بات کی ہے. کیا میری ابھی ذاتی رائے ہے اور کچھ دوستوں کی رائے ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سسٹم سے نکلا جائے. یہ ابھی آپ نے کل کی بات ہے کہ اس سسٹم سے نکلا جائے. یہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں جمہوریت چل رہی ہے، تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے، فلاں جگہ اپوزیشن میں، فلاں صوبے میں ایک میں حکومت میں بھی ہے، اور اس کے ذریعے یہ 26ویں ترمیم بھی کروائے جا رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہنا کہ تسی یہ جڑے مشورہ کل دیتا ہے، ٹھیک ہے، ساری پارٹیاں دے ہیڈز دے سامنے، تو اس کس نے اتفاق کیتا ہے، کس نے نہیں سر کیتا؟ یہ اتفاق میجورٹی نے اتفاق نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جائے گی بات اب جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان جو 2/3 میجورٹی میں 8 فروری کو ہوئے تو ان کے پاس فیصلہ ان کا بھی آئے گا. ہمارے جو اتحادی ہیں وہ ویسے آپ کو بتا دوں ہمارے اتحادی ہمیں پہلے کہہ چکے ہیں. میں آج آپ کو خبر یہ دے دیتا ہوں، ہمارے اتحادی اچکزئی صاحب یہ ہمیں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں سسٹم سے باہر نکلنا ہوگا. عمران خان صاحب اور ہماری جو پارلیمانی پارٹی تھی آخری وقت تک ہم یہ دیکھ رہے تھے، ہو سکتا ہے سینس پرویل کرے، ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائے. اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو فیصلہ یہ آ جائے گا کہ اب ہمیں سسٹم سے نکل کر اس سسٹم کو ختم کرنا ہوگا. اور یہ جال سازی جو دنیا کے اندر بتائی، انفیکٹو اسمبلیاں ہیں، irrelevant یہ بہت اسمبلیاں بڑی گل کر رہے ہو تسی کہ تسی یہ کہہ رہے ہو کہ خان صاحب بھی مان جان گے، اور اچکزئی صاحب، ہمارے مولانا راجہ علامہ عباس ناصر صاحب، مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، تمام قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ ہمیں جعلی نظام سے باہر آنا چاہیے. خان صاحب کو اور ہماری پارٹی کا موقف تھا کہ ہمیں کوئی ٹائم دینا چاہیے. ابھی انہوں نے کہا اب جائے گا معاملہ ہماری خان صاحب کے پاس، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا فیصلہ. جی حسن مرتضیٰ صاحب، اگر یہ اسمبلیاں تو باہر نکل آندے نے تو واٹس گوئنگ ٹو بی دی سچویشن لائک اینڈ ہاؤ ول پیپلز پارٹی ٹیک اٹ؟ وہ تے پہلے اس چیز دی گل کر چکے نے کہ سانو نہ عمران خان صاحب مقصود نے رہا کرانا، نہ ساڈا مقصد جڑا ہے وہ اقتدار جانا ہے، نہ وہ کہہ رہے نے کہ اس نظام نو چلانا ساڈا مقصد ہے. وہ تے گل ہی یہ کر رہے نے کہ اسی اس ملک دے اندر انارکی انتشار دی سیاست کرنی ہے. وہ اس ملک دے بنیاداں نو کمزور کرن دے ڈرتے نے. وہ ایتھے کوئی بیرونی ایجنڈا جڑا ہے ان دے لیے وہ کوشش کر رہے نے. انہاں دی کسے ایک گل دا تسی دسو کہ اج اگر وہ سسٹم تو باہر ہوندے نے تو کی نویں الیکشنز ہو جان گے، کی فرق پائے گا؟ بھائی وہ اس سسٹم دا حصہ بنن، انہوں بہتر کرن لی اپنا کردار ادا کرن، اس ملک نو مضبوط کرن لی اپنا کردار ادا کرن. فیصلہ کر لیتا مان لیا جائے ایک لمحے لے کے حسن صاحب جدو وہ کہندے نے کہ اسی کریڑا ہی نہیں حکومت نہیں دتی جا رہی ہے، انہاں نال زیادتی ہو رہی ہے، تے ساڈے نال بھی تے زیادتی ہو رہی ہے. وزیر اعظم اسی تے لاشاں چکیاں نے، اجے تک تے نہ کوئی لاش بھی نہیں چکی، اور یہ کہی جاندے نے کہ ملک نہ رہے، کچھ ہو جاوے اسی بچ جائیے. سر اس طرح نہیں ملک چلتے، اس طرح نہیں حکومتاں چلتیاں. یہ سیاسی لوگ نے، میرے لیے بڑے قابل احترام نے. میں انہاں نوں کہنا وا کہ تسی اس سسٹم دا حصہ رہ کے انہوں بہتر کرو. تسی اگر اس سسٹم وچوں نکل جاؤ گے تو پھر بہت مشکل ہوئے گا تواڈے لئی، تواڈی سیاست لئی. تواڈی پھر سیاست نہیں ہے، پھر تے لڑائی ہے، میدان جنگ بنا دیو گے. اگے اس چیز دا متحمل نہیں ہے. اگے اتنے چیلنجز نے اس ملک نو، بیرونی سطح تے بھی، اندرونی سطح تے بھی. اسی باہر ٹریول نہیں پہ کر پاندے. حسن بھائی تواڈے بلوچستان دے اندر میں دسو روز دی بنیاد تے لسانی بنیاداں تے قتل عام نہیں ہو رہے، لوگاں نوں نہیں ماریا جا رہا. کے پی دے اندر کی ہو رہا ہے؟ اسی اس ملک نو ٹھیک کرنا ہے. ملک سیاستداناں نے بنایا ہے، انہوں سیاستداناں نے ٹھیک کرنا ہے اور سیاستداناں نے چلانا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے چاہیے کہ سسٹم دے وچ رہن. دس از واٹ یو آر سیئنگ. انہاں دیاں تکلیفاں دا ازالہ جڑا ہے وہ جمہوریت میری آواز جا رہی ہے، آ رہی ہے تانوں؟ کسی بھی تحریک دی صورت ہی نہیں ہے. رانا صاحب میں گزارش کروں، سیاسی جماعتیں اور سیاستدان ہوتا ہے عوام کے ووٹوں سے. بدقسمتی سے میں خود پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، حسن مرتضیٰ میرا بھائیوں کی طرح میرا دوست ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ یہ فیڈریشن کی پارٹی تھی. بی بی کو دیوار کے ساتھ لگاتے تھے نا سندھ میں، تو بی بی دیوار توڑ کے باہر آ جاتی، کہتی تھی چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ پارٹی جس کا شہید بے نظیر بھٹو نے شہادت لی، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت لی، کارکنان نے کوڑے کھائے، آج صرف چند ایم این ایز کی سیٹیں اندرون سندھ، وہ بھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے، وہ بھی ان کو نہیں ملیں گی. اس لیے یہ تمام پارٹیاں ہو گئی ہیں ارریلیونٹ. اور یہ اچھی بات نہیں ہے.
सियासी पार्टियों को मजबूत होना चाहिए। अब इस वक्त सिर्फ एक लीडर है, वो है इमरान खान। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आज आप फेयर एंड फ्री पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दें सर, इनको तो पहले 17 सीटें मिली हैं ना, इनको 10 सीटें नहीं मिलेंगी। राना साहब, जिस शख्स की इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है उसके लीडर का नाम है नवाज शरीफ। मेरी एक बात सुन लीजिए, थोड़ा सा सुनाए। अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि वो नवाज शरीफ कहता था तख्ते लाहौर और इतना बड़ा लीडर, यार अगर वो अपना इलेक्शन हार गया है, एक कैद डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मरियम नवाज शरीफ अपना इलेक्शन हार गई, शहबाज शरीफ अपना इलेक्शन हार गया, तो भाईजान जीता कौन है? इसलिए हम आज भी समझते हैं कि कोई भी हुकूमत जब तक अवाम उसकी बैक पे ना हो, वो ना हुकूमत चल सकती है ना मुल्क चल सकता है। जब तक मुल्क के सियासी हालात ठीक नहीं होंगे, ना माशी हालात ठीक हो सकते हैं, ना मुल्क आगे बढ़ सकता है। आज जो अफरा तफरी जिसकी तरफ हसन मुर्तज़ा इशारा कर रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थे, उसके बाद मुझे बताएं बलूचिस्तान में बचता क्या है। इसी तरह केपी में, इस तरह सिंध में, जीबी में तमाम लोग ऑन बोर्ड थे। इसलिए राना साहब अक्ल और होश के नाखुन लेने चाहिए। आपके ख्याल में एक रास्ता है, I'll come back to the question again, ठीक है, and that is कि आपने सजेशन दी है अपने लीडर इमरान खान को, आप सब लोगों ने मिलके, जितने आपके एलाइज हैं उन्होंने भी, कि जनाब इस सिस्टम से बाहर निकला जाए, असेंबलियों से बाहर आ जाए, ठीक है जी, असेंबलियों से आपको एक और बात बाहर आ बताऊं, जाए। एक और बात भी बता दूं, ये भी खबर दे, इससे पहले भी खान साहब को कहा गया, फिर खान साहब ने इस सिस्टम को मौका दिया है और दे रहे हैं, शायद उस सेंस प्रिवेल कर जाए। हम नहीं चाहते, ये बात मुर्तज़ा जो बात कह रहे हैं ना, कि हम इस निज़ाम से बाहर निकलेंगे ना, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे अब वज़ीर आज़म के तौर पे हटा देंगे ना, मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। आप ये देखिए कि जब एक साइफर और जाली अदम एतमाद, स्पॉन्सर्ड अदम एतमाद से इमरान खान साहब को निकाला, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ सब खड़ा हो गया। मतलब आज अगर हम सिस्टम से निकलेंगे ना राना साहब, तो ये जो जाली निज़ाम है, ये लोग इस दफ़ा मैं आपको बात बताऊं, ये बाहर भी नहीं भाग सकेंगे। ये इनके अपने अपने जहाज हैं, बाहर इनकी जायदादें हैं, पैसा बहुत बड़ा। एक मिनट रुक जाओ, बाहर नहीं भाग सकेंगे, अवाम नहीं जाने देगी इनको। किन को? जिन्होंने तो माल लुटिया इन्होंने। मुझे बताएं ना, नवाज शरीफ ने किसका माल लूट के वहां पर एवन फील्ड में फ्लैट्स बनाए हुए हैं? ये इनके जो लीडर हैं, कौन कौन सी कंट्रीज अच्छा, you're talking about accountability. इनको नहीं भागने देंगे। चलो जी, मुर्तज़ा साहब, you have to wind up जी। मुर्तज़ा साहब, सर गुजारिश ये है, मैं सर तो जनाब ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਦੋਂ क़यादत ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕਤਦਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ कहता ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲਫ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ क़यादत ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਮਾਲ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਰਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਗਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ठीक है जी, ठीक है जनाब, तो कराएं आप भर दें फॉर्म 47 की, पहले जाली असम्बली भरी हुई है और फॉर्म 47 की सारी असम्बली भर दें, पहले 17 सीटें हैं और बना लें आप लोग। मैं मेरे ख्याल जी दसो वेरी क्विकली, मुर्तज़ा साहब बोलो। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਛੋਟਾ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੇੜੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ है। जाहिर है पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, इसी वजह से पाकिस्तान की आज आवाम इमरान खान की बात करती है, आप लोगों पे सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। चलो ठीक है जी, गॉट योर पॉइंट। ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਹ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗॉट योर पॉइंट जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी। मैं मजीद गल कर सकता सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी और मुर्तज़ा ਦੇ ਨਾਲ भी, लेकिन आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हेयर जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आई लीव द रेस्ट मासेस जी, व्यूअर्स को मैं उनके ज़िम्मे लगा देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो डिबेट हुई, जो गुफ्तगू हुई, आप ख़ुद फैसला कर लें। फ़िलहाल
राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, कल 7 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।